हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग और जिसमें हमने स्टार्ट कर दिया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन में हमने हमारा पहला क्लास देख लिया था जिसमें हमने क्या सीखा था। हमने सिंपली अगर नया पार्टनर आएगा आपकी फर्म में तो उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा और इसके लिए ओल्ड पार्टनर्स ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, उनका सेक्रीफाइस मेड कितना है, वो हमने जाना था। चलिए, तो अब क्या करना है सर, अब हमको है ना आगे बढ़ना है कि चलो नया पार्टनर आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने फाइंड आउट करना सीख लिया, सैक्रिफाइस रेशियो भी हमने फाइंड आउट करना सीख लिया। अब क्या करना है, नया पार्टनर आएगा, कैपिटल आएगा, बिल्कुल आएगा सर, और साथ ही साथ क्या लेकर आएगा, गुडविल में हिस्सा भी लेकर आएगा ना, बिल्कुल। अब वो जो गुडविल में हिस्सा लेकर आ रहा है वो कैसे डील होगा सर, गुडविल क्या होती है, गुडविल क्या होती है और गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, ये क्या होती है का इस आंसर मैं भी करूंगा, लेकिन कैसे कैलकुलेट होती है इसका आंसर हम थोड़ा रुक के करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे। सर गुडविल होती क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा ना, बिजनेस करते 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 क्या हो गया, मार्केट में हमारी गुडविल बन गई है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल रेट से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, हम हमारे एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मेरे नाम से बच्चा मुझे पैसा देने आता है कि भैया क्लासेस लेनी है तो अखिलेश सर की लेनी है, ठीक है, क्लासेस लेनी है तो दिशा मैम की लेनी है, क्लासेस लेनी है तो कॉमर्स एजुकेटर से लेनी है, ये गुडविल है, ये गुडविल है। और अगर हमने ऐसी गुडविल क्रिएट की है तो यस, अब कोई नया पार्टनर आएगा तो यस वो हमें क्या करेगा, गुडविल के भी पैसे देगा, गुडविल के भी पैसे देगा। ठीक है, तो सिंपली गुडविल समझे, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, एक कचौरी का एग्जांपल देके समझाता हूँ गुडविल का। एक प्याज कचौरी है ना, प्याज कचौरी वो कहीं मिलती है, मान लो एक किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे तो मिलती है कचौरी, कितने की, 20 रुपए की, और वही कचौरी किसी दूसरी शॉप पे मिलती है 35 की। कॉस्टिंग दोनों की सेम है, कॉस्ट दोनों की सेम है, 15 रुपए 15 रुपए। तो एक बात बताओ, ये कमा रहा है 5 रुपए, ये कमा रहा है कितना, 20 रुपए। क्यों एक्स्ट्रा कमा पा रहा है सर, ये इसलिए एक्स्ट्रा कमा पा रहा है क्योंकि इसकी गुडविल है, इसके नाम से, इसके नाम से ना लोग कचौरी खरीदने के लिए आते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग चलती है, अलग अलग शॉप है, ठीक है ना, जैसे रावत है, सोडानी है, अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है, तो अच्छा पैसा चार्ज करते हैं, फिर भी वहां से लोग परचेज करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि उसकी कचौरी में क्या है भैया, कोई खास बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया बहुत उसमें पता नहीं क्या मिला के दे दिया हो तुमको, है ना, अच्छी है नो डाउट, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली किसी दूसरे शॉप वाले की, नॉर्मल शॉप वाले की भी उतनी अच्छी हो सकती है, बट वो कम चार्ज करता है, वो दूसरा दुकान वाला ज्यादा चार्ज कर रहा है, क्यों, उसकी गुडविल के कारण। अब इस गुडविल के कारण एक्स्ट्रा प्रॉफिट अराइज होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल सर, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अराइज होंगे। तो इसके लिए भी तो हम आपसे पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स अराइज होंगे ऐसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, उसमें भी तो आपको हिस्सा मिल रहा है, आपकी कैपिटल से आपको नॉर्मल रिटर्न तो मिलेगा मिलेगा, बट एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए भी तो आपको क्या होगा, हम आपसे पैसा लेंगे। ये एक्स्ट्रा रिटर्न किसके एफर्ट से आ रहे हैं, हमारे एफर्ट से आ रहे हैं। और अब हम हमारा प्रॉफिट में जो हिस्सा है, वो जो हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने वाले थे, वो अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो भैया आपसे कुछ चार्ज तो करूंगा ना, ऑब्वियसली चार्ज करूंगा, है ना। चलिए, ऐसे नहीं मिलेगा, अब तक की गुडविल का तो तुमसे चार्ज किया ही जाएगा। ओके, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरी गुडविल की जो वर्थ है, जितनी भी है, उसमें उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे पैसा चार्ज करूंगा। देखो, देयर में बी थ्री सिचुएशन। अब आप चाहो तो वो गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली हमको दे दो, मतलब नया पार्टनर आ रहा है सी, ठीक है, तो और ऑलरेडी पार्टनर्स है कौन, ए और बी, तो ए और बी को या तो क्या करे, वो प्राइवेटली पे कर दे, प्राइवेटली मतलब हाँ, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल कह दो, या बुक्स में एंट्री नहीं ला रहे हो ये बोल दो, है ना, बुक्स में एंट्री नहीं लेके आ रहे हो, बाहर का बाहर पेमेंट कर दिया है। ऑब्वियसली इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके केस में कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, नया पार्टनर को, नया पार्टनर क्या कर रहा है, पे कर रहा है गुडविल का अमाउंट इन कैश टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस, नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो हमें कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अच्छा अब वो अगर कैश में लेकर आ रहा है, मतलब कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है प्लस गुडविल का पैसा भी लेकर आ रहा है, तो क्या होगा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो क्या करेंगे,
सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी करने से पहले आप ये चेक करना कि आपकी बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट में कहीं कोई गुडविल नजर आ रही है क्या, आपकी बैलेंस शीट में कहीं कोई गुडविल नजर आ रही है क्या, बैलेंस शीट में गुडविल है क्या, एसेट साइड में कहीं गुडविल दिखा रखी है क्या। अगर ऐसा है तो आप क्या कर दीजिए, इसे राइट ऑफ कर दीजिए, इसे राइट ऑफ कर दीजिए, राइट ऑफ गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। गुडविल का बैलेंस कौन सा होगा सर, डेबिट बैलेंस होगा, एसेट साइड में शो होगा, आपको उसको क्रेडिट करके खत्म कर देना होगा। ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में इसको आपको राइट ऑफ कर देना है। ओके सर, ओल्ड रेशियो में क्यों बोलते हैं, अच्छा रटना नहीं है। एक बात बताओ, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये एसेट्स हैं, इस तरफ एसेट्स आएंगी, इस तरफ लाइबिलिटीज और कैपिटल आएंगी, लाइबिलिटीज और कैपिटल आएंगी, राइट। तो ये जो कैपिटल है, जो भी दो पार्टनर है ए और बी, मान लो इक्वल के लिए होंगे, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी ही तो कैपिटल है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी ही तो क्या है, कैपिटल है। ओके, और हम ये मान के चलते हैं कि भैया इस एसेट्स और लाइबिलिटीज इनका रेशियो क्या है, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो सिंपल इनकी कैपिटल का रेशियो एक बार हम मान के चलते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, कैपिटल भी उसी रेशियो में मेंटेन करते हैं, सब कुछ वैसा ही है। अब एसेट्स के साथ साथ क्या कर रखा है आपको, यहाँ पर गुडविल भी एसेट है, बिल्कुल गुडविल भी शो कर रखा है, तो गुडविल भी तो क्या कर रखा होगा भैया, ये जो गुडविल है, जो भी आपकी बैलेंस शीट में आपकी एसेट है, वो आपकी कैपिटल में किस तरीके से क्रेडिट हो रखा होगा सर, वो हमारे, अगर यहां हमने गुडविल दिखा रखा है, इसका मतलब इसका अमाउंट कहीं ना कहीं कैपिटल में ऑलरेडी एडेड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। कोई भी एसेट अगर आप दिखा रहे हो तो वो आपकी कैपिटल ही तो है, बिल्कुल, तो गुडविल भी आपकी कैपिटल है कि नहीं है, बिल्कुल। तो आपको गुडविल को राइट ऑफ करना होगा तो आपको अपनी कैपिटल को कम करना होगा, किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद अब क्या होगा, नया पार्टनर गुडविल में अपना हिस्सा लेकर आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर उस गुडविल को क्या कर लेना, आप ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेना, जिसने जितना सैक्रिफाइस किया उस रेशियो में क्या कर लिया जाएगा, उस गुडविल को बांट लिया जाएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर यूं कहें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, जो सैक्रिफाइस करेगा उसी को गुडविल में हिस्सा देना है, उसी को गुडविल में जो अमाउंट आया है उसका क्रेडिट देना है। ओके, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ऑब्वियसली जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो गुडविल उसी के लिए तो है, ठीक है, क्योंकि वही अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है किसी नए पार्टनर को। नाउ फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन, अब जिसने भैया सैक्रिफाइस किया उसको क्रेडिट किया, अब वो अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो वो गुडविल विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मानो आप वो कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, आप ये मान के चलो क्या कर रहे हैं, वो कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं। तो कैपिटल विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले तो ये चेक करना कि भैया बैलेंस शीट में कहीं कोई गुडविल शो हो रही है क्या, तो राइट ऑफ करना ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो में गुडविल लेकर आ रहा है बैंक टू गुडविल, उस गुडविल को किसमें बांट देना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सर इन दोनों के लिए हम नेट एंट्री कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ए और बी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सर ए ही सैक्रिफाइस कर रहा हूं, बी नहीं कर रहा हूं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, केवल बी कर रहा हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल, तो बैंक टू गुडविल, गुडविल टू दैट पार्टनर कैपिटल जो सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, फिर जितना क्रेडिट हुआ, अगर वो गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो ठीक है, उतना अमाउंट कैपिटल टू बैंक कर दो, उतना पैसा दैट मींस हम पार्टनर को पे कर रहे हैं। नाउ व्हेन न्यू पार्टनर, तीसरा केस, does not bring his share of goodwill in cash, कैश में नहीं लेके आता है, कैश में नहीं लेके आता भैया, तो क्या हम उसका गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, राइट ऑफ कर देना गुडविल, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इन द ओल्ड रेशियो, चाहे कैश में लाए नहीं लाए, अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है तो उसको राइट ऑफ कर दो। फिर उसके बाद क्या करना, only purchase goodwill can be shown in the balance sheet, so here goodwill account can't raise and adjustment should be made through the partners capital,
अब इसके लिए आपको क्या करना है, अगर वो कैश में नहीं ला रहा तो ऑब्वियसली आप ये वाली एंट्री नहीं कर पाओगे ना। कौन सी एंट्री सर? बैंक टू गुडविल नहीं कर पाओगे। नहीं सर, बैंक टू गुडविल तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पैसा लेके ही नहीं आ रहा है। फिर अगर पैसा लेके ही नहीं आ रहा है तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको बांटोगे क्या? हाँ बांटेंगे तो सही। तो कैसे बांटोगे? मैं कहा ऐसा है कि कैश में नहीं लेके आ रहा तो क्या हुआ, गुडविल का पैसा नहीं ला रहा लेकिन वो अपनी कैपिटल तो लेकर आ रहा होगा ना। बिल्कुल, हम उसकी कैपिटल में से कम कर देंगे। क्या कर देंगे? हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। पैसा अलग से नहीं लेके आ रहा, कोई ना जी, नए पार्टनर की कैपिटल को कम कर दो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर दो। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है सर? नया पार्टनर जो आ रहा है वो गेन कर रहा है। टू सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है? ओल्ड पार्टनर्स में ही या तो सब या कोई और, कोई एक। जरूरी नहीं कि सारे के सारे सैक्रिफाइस करें, जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है उसके लिए। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सिंपल, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये एंट्री याद रखना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जब भी अपने को नेट एंट्री करना होगा ना कैपिटल के थ्रू, तो वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही रहेगा। ठीक है सर। गेन कौन कर रहा है? प्रॉफिट में हिस्सा किसको मिल रहा है? नए पार्टनर को। और प्रॉफिट में हिस्सा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, चलिए ओके जी। तो आपको क्या कर देना है, नए वाले पार्टनर की कैपिटल कम कर देनी है और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो गुडविल समझे ना? बिल्कुल सर। अच्छा, आगे चल के अगर मैं तुमको बताऊं कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, गुडविल की कैलकुलेशन, तो मैं यहां ले आता हूं तुमको। कहां पे सर? यहां पे देखो सर, बहुत कुछ है। हाँ बहुत कुछ है। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आई थिंक आपने 12th में भी पढ़ा होगा। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, या इसी को हम बोलते हैं एफएमपीएटी मेथड। एफएमपीएटी की फुल फॉर्म क्या होती है? एफएमपीएटी मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गुडविल के कौन से प्रॉफिट की जरूरत होती है? फ्यूचर प्रॉफिट या पास्ट प्रॉफिट? मतलब अगर आपसे कहा जाए कि गुडविल कौन से प्रॉफिट पर बेस्ड है, फ्यूचर प्रॉफिट या पास्ट प्रॉफिट, बताओ। तो आप कहेंगे सर गुडविल तो, हाँ सर हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट का एवरेज करते थे और उसके वजह से। मैं कह नहीं, गुडविल हमेशा फ्यूचर प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। फ्यूचर में कितना कमाएगा कोई, उस पर आपका गुडविल डिपेंड करता है, पास्ट पे नहीं, फ्यूचर पे। कैसे? एक फनी सा एक एग्जांपल अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। ठीक है ना, मान लो जैसे दो दोस्त हैं, एक की शादी हो रही है और दूसरा जो दोस्त है वो क्या है, पंडित समझ लो, है ना, पंडित समझ लो। ठीक है, तो दोस्तों के नाम क्या रखें? एक का नाम सनी रख देते हैं और एक का नाम प्रेम रख देते हैं। चलो, तो भाई क्या हो रहा है, प्रेम की शादी के लिए ना रिश्ता है। प्रेम की शादी के लिए क्या है? रिश्ता है। ठीक है जी। कौन लेके आया? सनी। सनी का काम क्या है? शादी करवाना, और क्या। इसकी एक वेबसाइट भी है, चुटकी में शादी करवाओ .com, चुटकी में शादी करवाओ .com। ओके, ये इसकी वेबसाइट है। अब सनी प्रेम का दोस्त भी है। ठीक है, अब लड़की वालों का रिश्ता आया हुआ है, पता है क्यों आया हुआ है प्रेम के पास? क्योंकि इसकी जो सैलरी है ना, सैलरी वो है 2,50,000 पर मंथ। वो भी कहा? जयपुर में। जयपुर में 2.5 लाख रुपए हर महीने का ये कमाता है, जयपुर में कमाता है। खुद का बंगला है, घर है, ठीक है, खुद के पास कार है, सब कुछ, पैसे वाली पार्टी। ठीक है, आप समझ सकते हो रिश्ता क्यों आया होगा, है ना? समझ सकते हो ना कि रिश्ता क्यों आया होगा, बिल्कुल से समझ सकते हैं कि रिश्ता क्यों आया होगा। तो बढ़िया बढ़िया माहौल, एकदम हंसी मजाक का माहौल है इसके घर पे, है ना।
चाय में बिस्किट डिप कर करके खाया जा रहे हैं, एकदम बढ़िया, और तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, बढ़िया। लड़की भी वही है, सब कुछ वही है। तभी तभी क्या होता है, तभी वहां पर एक कॉल आता है, ठीक है, कॉल आता है। प्रेम के घर वाले फोन उठाते हैं और फोन हाथ से ऐसे छूट जाता है। क्यों? क्योंकि समझ सकते हो क्यों? खैर कुछ भी हो सकता है। उसके ऑफिस से फोन था, प्रेम की ऑफिस से फोन था, और अब सोचो कि भैया फोन हाथ से छूट गया। फोन में क्या कहा होगा? फोन में कहा कि भैया प्रेम को जॉब से निकाला जा रहा है, प्रेम को जॉब से निकाला जा रहा है। अब ये 2.5 लाख रुपए पर मंथ उसको नहीं मिलेंगे। लड़की वाले भाई, चाय में जो बिस्किट डिप करके खाया जा रहा था, वो चाय में जो बिस्किट था वो चाय के अंदर ही रह गया, बाहर निकल ही नहीं पाया। क्या करें भैया, सन्नाटा सा छा गया। लड़की भी वही थी। अब लड़की के पास क्या है, लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, लड़की भी वही थी। तो लड़की के पास कॉल आया उसके दोस्त का, सेम टाइम, जो उसको पसंद करता था, ठीक है, उसका दोस्त। ओके, नाम राहुल, नाम क्या? राहुल। ओके, राहुल ने कहा मेरी जॉब लग गई है। कितने की? 2.5 लाख रुपए पर मंथ की, है ना, 2.5 लाख रुपए पर मंथ, और घर और कार तो थी ही थी। अब बताओ, वो लड़की किससे शादी करेगी? राहुल से करेगी कि प्रेम से करेगी? बोलो, राहुल या प्रेम? सर ऑब्वियसली कुछ बोलोगे, कुछ भावना में बह के प्रेम से कर सकते हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां बड़ी समझदार होती है, वो हमेशा किससे शादी करेगी? राहुल से ही शादी करेगी, प्रेम से नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि राहुल फ्यूचर में कमाएगा 2.5 लाख रुपए पर मंथ, 2.5 लाख रुपए पर मंथ, है ना, 5 कॉन्ट्रैक्ट हो गया भैया, अगले साल लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कंपनी ने इसके साथ। राहुल जी आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो फ्यूचर प्रॉफिट, तो भैया गुडविल कैसे बनी? पास्ट में जो कमाता था उससे, या जो फ्यूचर में कमाएगा उससे? फ्यूचर से। तो गुडविल किस पे डिपेंड करता है? फ्यूचर प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। हालांकि अब ये था एग्जांपल, तो सिंपल समझना, अगर कोई आज 2 लाख कमा रहा है, कल 2.5 लाख कमाएगा, कल 2.5 कमा रहा है, 3 कमाएगा, लेकिन गुडविल फ्यूचर प्रॉफिट पे डिपेंड होती है। लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट भी किस पर डिपेंड होते हैं? पास्ट पे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि किसी गली में कंचे खेलते, कोई कल कोई कंचे खेल रहा था, आज उसकी 2.5 लाख की जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा, ये फिल्मों में होता है, ठीक है। एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो गुडविल डिपेंड करेगा पास्ट फ्यूचर पे, लेकिन फ्यूचर डिपेंड करेगा पास्ट पे। अब समझना, तो जब भी हमें, चलो छोड़ो इसको रहने दो, तो जब भी हमें क्या करना होगा, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना, और कौन सा मेथड यूज करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वो एवरेज प्रॉफिट हमको लेने पास्ट के हैं, लेकिन उन पास्ट का जो प्रॉफिट है, जो पास्ट में हमने कमाया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 3 से 5 साल का एवरेज लिया जाता है। ओके, जो भी हमने कमाया उसमें हमें क्या करना होता है? पहले तो सारे एडजस्टमेंट कर दो। कोई एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ आपको तो एड बैक कर दो, क्योंकि ये लॉस नहीं होगा, फ्यूचर में लॉस थोड़ा ना होगा। नहीं, आग लग गई थी पिछले साल किसी में, फ्यूचर में थोड़ी ना लगेगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले सालों के। एबनॉर्मल गेन, लॉटरी लगी थी पहले, फ्यूचर में लगेगी? नहीं, जरूरी तो नहीं है। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, गलती से आपने प्रॉफिट से चार्ज कर दिया था, जबकि प्रॉफिट से चार्ज नहीं होना चाहिए था, तो प्रॉफिट को बढ़ा दो। स्टॉक को तुमने अंडर वैल्यू किया तो बढ़ा दो, वापस बढ़ा दो, स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्लोज स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया था, कम कर दो, कम करोगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। कोई भी ओमिशन एरर जिसकी वजह से आप प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर रहे हो। साथ ही साथ दो और चीजें, एक तो फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब बिजनेस में जो बंदे लगे हुए हैं, अगर वो कहीं और काम करते तो उनको पैसा मिलता कि नहीं मिलता? मिलता सर, तो वो फेयर रेम्यूनरेशन भी लेस कर दिया जाए। और इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये जो बाजू वाली प्रॉपर्टी है ना, बाजू वाली प्रॉपर्टी वो मेरी है, इससे मेरी रेंटल इनकम आती है, हर महीने का 20 लाख रुपया, हर महीने का 20 लाख रुपया। ओके, बट ये बाजू वाली प्रॉपर्टी से मेरी गुडविल बनेगी क्या? नहीं। कॉमर्स एजुकेटर को इस बाजू वाली प्रॉपर्टी से क्या करना? कुछ नहीं करना ना। तो मेरी उस इनकम को क्या करना है? तुम्हारे प्रॉफिट में से हटा देना है। मेरे को कॉमर्स एजुकेटर के लिए देखना है, इस बिजनेस के लिए देखना है, ना कि मेरी अदर इनकम्स। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब मेरी ऐसे इन्वेस्टमेंट जहां पर मैंने पैसा लगा रखा है फॉर द फिक्स रिटर्न। ओके, ऐसा मेरे, इससे मेरे कोई बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे को हटा देना। ये मेरा आ जाएगा हर साल का प्रॉफिट, हर साल का प्रॉफिट। ओके सर, ये मेरा आ जाएगा हर साल का प्रॉफिट। अब मैं क्या कर लूंगा, ठीक है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स
कितने भी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, डन। फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इन पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज करूंगा। अगर प्रॉफिट्स फ्लक्चुएटिंग है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो सिंपल एवरेज। और अगर कोई ट्रेंड शो कर रहा है तो हम जनरली वेटेड एवरेज लेते हैं, ठीक है। ट्रेंड मतलब कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ रहे हो या कंटिन्यूसली प्रॉफिट कम हो रहे हो, ठीक है। प्रॉफिट्स या तो बढ़ रहे हो कंटिन्यूसली, या प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली क्या हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो। पिछले सालों में हर साल बढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले 1 लाख था, फिर 1.5 लाख था, फिर 2 लाख हुआ, बढ़ रहे हैं तो वेटेड एवरेज लेना। ऐसे ही कम हो रहे हैं तब भी वेटेड एवरेज लेना। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कोई ट्रेंड आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप सिंपल एवरेज कर सकते हैं प्रॉफिट्स का। फिर आपको क्या करना होगा, तो ये पास्ट प्रॉफिट का हमने बेस लिया, हमने देख लिया कि भैया एवरेज आ गया, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं सर, अब हम है ना इस एवरेज पीबीटी में से लेस टैक्स करके एफएमपीएटी पता कर लेंगे। एक्चुअली क्या आ गया, हमने एफएमपीएटी मतलब फ्यूचर के ट्रांजेक्शन भी इधर ही कर दिए। फ्यूचर में एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा, फ्यूचर में कोई एबनॉर्मल गेन नहीं होगा, ये सब मान के हमने कर दिया यहाँ पर। ओके सर, ये आएगा एफएमपीएटी। हम ये मानते हैं कि ये जो पास्ट में हमने एवरेज कमाया है प्रॉफिट, वो फ्यूचर में भी कमाएंगे। फ्यूचर में और कोई खर्चा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उसका भी आप एडजस्टमेंट यहाँ पर कर देते हैं। फ्यूचर में कोई खर्चा बढ़ रहा है, पास्ट में नहीं था बट फ्यूचर में होगा, तो अपने प्रॉफिट कम कर देना, सिंपल। तो ये आएगा। आपके इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता है, ये तो प्रॉपर तब आता है जब गुडविल का चैप्टर हो, ठीक है ना। अपने इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता, लेकिन हाँ ध्यान में रखना, थीम समझ के रखना, पास्ट प्रॉफिट्स देखना, एवरेज करना, और उनके बेसिस पे ये चेक करना कि फ्यूचर में यही प्रॉफिट आप कमाएंगे क्या। अगर उसमें कोई चेंजेस है तो यस एडलेस कर लेना, सिंपल। नाउ ये तो हुआ एफएमपीएटी मेथड। तो जो भी आपका एफएमपीएटी आएगा, फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कर देना, गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये वो डेटा आ गया 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कि आप ये एवरेज प्रॉफिट कितने साल तक मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है, कितने साल तक कमा पाएंगे। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा जो मेथड है गुडविल का, वो सुपर प्रॉफिट मेथड है। एक एफएमपीएटी, दूसरा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में क्या होगा, स्टेप्स क्या रहेगी, पहला स्टेप वही एफएमपीएटी, दूसरा रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट, चौथा रहेगा सुपर प्रॉफिट, पांचवा रहेगा गुडविल। मतलब ये कैसे, मान लीजिए आपने ये देखा कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे 1,50,000, ओके। आपकी कैपिटल लगी हुई है मान लो 12 लाख, आपकी कैपिटल लगी हुई है 12 लाख, और आप मानते हैं कि अपनी कैपिटल पे नॉर्मली हम 10% तो कमा ही लेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब बाजू वाले कितना कमा रहे हैं अपनी कैपिटल पे 10%, तो हम भी 10% कमा लेंगे। तो उसके हिसाब से मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होगा 1,20,000, बट मेरा एफएमपीएटी 1,50 है। इसका मतलब मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, एफएमपीएटी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मैं 30,000 एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। ये मेरे सुपर प्रॉफिट है। क्यों कमा पा रहा हूं, गुडविल की वजह से। तो बस ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, मान लो 5 साल तक कमा पाऊंगा, मल्टीप्लाई कर दिया, यही मेरा क्या आ गया, गुडविल का अमाउंट आ गया। यही मेरा गुडविल का अमाउंट आ गया, सिंपल। तो स्टेप्स बड़े क्लियर है, एफएमपीएटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और देन गुडविल, ठीक है सर। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, ऑल एसेट्स, एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ऑल एसेट्स जिसमें क्या क्या नहीं लेना, गुडविल खुद मत लेना क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन हो रही है। एनटीआई बाजू वाली प्रॉपर्टी मत लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, किसी शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट हो, डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट हो जहां पे फिक्स रिटर्न मिल रहा हो आपको, वो मत लेना, ठीक है। मतलब जिसका ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, जो बिजनेस की ग्रोथ में काम नहीं आ रहा है, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, आपकी अदर इनकम का पार्ट है वो। ओके, कोई फिक्टिशियस एसेट है ना, फिक्टिशियस एसेट मतलब सिर्फ खर्चे हैं, एसेट्स के ना, एसेट बस डेबिट बैलेंस है, बट वो फिक्टिशियस एसेट्स मतलब कोई अमाउंट है, प्रीलिम एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ वगैरह करने हो, तो ऐसा कोई आइटम है तो उसको एसेट में काउंट मत करना, क्योंकि वो आपके लिए कोई पैसा जनरेट करके नहीं देने वाला है। तो गुडविल, एनटीआई और फिक्टिशियस एसेट, इनको एसेट का पार्ट नहीं मानना है, लेस कर देना। ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है सर।
तो स्टेप 2 के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी दो आएंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपीएटी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एफएमपीएटी में क्या होगा, एफएमपीएटी अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। याद करना, एफएमपीएटी अपॉन एनआरआर। जैसे ऊपर एग्जांपल में देखूं, मेरा एफएमपीएटी कितना 150, एनआरआर कितना 10%, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी 12 लाख। तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 10% करूंगा 15 आएगा, 15 माइनस 12 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपए। कितना, 3 लाख रुपए गुडविल आ गया। बिल्कुल सर, 3 लाख रुपए का क्या आ जाएगा, गुडविल। एफएमपीएटी 1.5 लाख डिवाइड बाय एनआरआर 10%, तो 15 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख। जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर मैं देखूं तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेरा आया था 30,000, 30,000। बस सुपर प्रॉफिट 30,000 डिवाइड बाय एनआरआर 10%, कितना आ गया, 3 लाख रुपए। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपीएटी और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, आंसर सेम है। हाँ, आपके लिए एक बार मान के चलते हैं आंसर सेम आएगा। पर्टिकुलर जब मैं फाइनल में आओगे और सीएफआर पढ़ोगे, बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ोगे, वहां पर जब ये चैप्टर आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर का, तब हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको डील करना है। बट अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है ना। उसके बाद एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। अच्छा सर, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज था। अब यहां पर क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। एक्चुअली एन्युटी वैल्यू क्या होता है, सुनना, जैसे मार्केट में रेट क्या है 10%, ईयर 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ईयर्स कितना, परचेज 5। हमने माना भैया हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट कितना है 30,000, सुपर प्रॉफिट कितना 30,000। ओके, सुपर प्रॉफिट 30,000, 5 साल के लिए कमाओगे तो 30,000 इंटू 5, ये तो आ गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का अमाउंट। ओके, लेकिन एन्युटी मेथड क्या कहता है, एन्युटी मेथड कहता है भैया टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो कंसिडर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो कंसिडर्ड। टाइम वैल्यू को भी कंसिडर करो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो कंसिडर्ड। मतलब इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10% अगर मैं देखूं तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। आई होप तुमको ये पी फैक्टर कैलकुलेट करना आता होगा। पी फैक्टर क्या है, फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या होता है सर, ये फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। ओके, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। अब आपको फ्यूचर वैल्यू कितना है, 1 रुपया, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन, यही प्रेजेंट वैल्यू है, यही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। 1 रुपए का आ गया ना, तो जो बोले सो निकाल, तो इसलिए इसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब मल्टीप्लायर की तरह काम आ रहा है। 1 रुपए, जैसे अगर मैं कहूँ 1 किलो केला का भाव 20 रुपए है, तो 2 किलो का कितना होगा, 40 रुपए। सेम वही, अगर 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा तो जो बोले सो निकाल, 30,000 का बोलेगा 30,000 का निकालेगा। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ओके, मतलब कैसे है सर, 1 प्लस आर टू द पावर एन, टू द पावर एन मतलब यहां पर बात करें
हाँ जी, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दें इसको। थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ ताकि कहीं परेशानी नहीं होगी। हालांकि काफी जगह और भी बताया हुआ है इसको। 1/1.10 की पावर 1, पहले साल 1/1.10 की पावर 2, फिर 1/1.10 की पावर 3, 1/1.10 की पावर 4, 1/1.10 की पावर 5। डन। ओके, कैसा आएगा 1/1.10 इक्वल टू 0.909। एक बार इक्वल टू किया, फिर दो बार डिवाइड करना है तो एक बार और इक्वल टू बटन प्रेस कर दो 0.826। तीन बार डिवाइड करना है 1.10 से, एक बार और इक्वल टू प्रेस कर दो 0.751। एक बार और इक्वल 0.683, एक बार इक्वल 0.621। अगर मैं इनका टोटल करूं 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 तो आएगा 3.79। 3.79 सर ये क्या है बताता हूं। यही एन्युटी वैल्यू है, यही एन्युटी वैल्यू है, यही एन्युटी वैल्यू है। ओके सर। सर ये क्या होता है मेगा सुनो, ये 0.909 क्या आया, 0.826 क्या आया पता है तुमको? फ्यूचर में मिलने वाले 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। मतलब अगर कोई 1 साल बाद मुझे 1 रुपया दे रहा है या आज 90 पैसे दे दे, एक ही बात। कोई 2 साल बाद मुझे 1 रुपया दे रहा है या आज 82 पैसा दे दे, एक ही बात है। कोई 3 साल बाद 1 रुपया दे रहा है या आज 75 पैसा दे दे, एक ही बात है। कोई 4 साल बाद 1 रुपया दे रहा है या आज 68 पैसा दे दे, बात एक ही है। कोई 5 साल बाद 1 रुपया दे रहा है या आज 62 पैसा दे दे, एक ही बात है। कैसे? 0.621 है, 0.621 मुझे आज 62 पैसा दिया। अब मैंने उसको इन्वेस्ट किया 10% से, रेट क्या है 10% ना, प्लस 10%, 0.683 1 साल कंप्लीट, प्लस 10% 0.751 2 साल कंप्लीट, प्लस 10% 0.826 3 साल कंप्लीट, प्लस 10% 0.909 4 साल कंप्लीट, प्लस 10% 1 रुपया। तो 5 साल कंप्लीट होने पर वो 1 रुपया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। तो कोई आज मुझे 62 पैसा देता है ना, तो मैं उसको 10% से इन्वेस्ट करके 5 साल बाद वो मेरे लिए 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। राइट, सिंपल। तो अब अपने को क्या करना है, एक एक का आ गया ना, एक एक का वैल्यू आ गया तो 30,000 का भी आ जाएगा, क्योंकि हर बार अमाउंट सेम है। तो आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या करो, जो पी फैक्टर का टोटल आया है दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यही क्या हो जाएगा, यही एन्युटी वैल्यू हो जाएगा, यही एन्युटी वैल्यू हो जाएगा। एक बार में मल्टीप्लाई कर दो, 3.79 से मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 इंटू 3.79 कितना आएगा? 1,13,700। क्या आ जाएगा? 1,13,700। ओके जी, 1,13,700। बस इसमें कितना रहा था इसका टोटल? 1.5 लाख। तो अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करूं तो गुडविल आएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख आ गया। अगर मैं एन्युटी मेथड की बात करूं तो क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू, 5 से मल्टीप्लाई ना करके 3.79, मतलब 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू। वो जो 5 मिल रहे हैं ना तुमको, 1-1 रुपए करके 5, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 3.79। तो 30,000 इंटू 3.79 किया, 1,13,700। तो सुपर प्रॉफिट और एन्युटी मेथड में केवल इतना ही फर्क है कि सुपर प्रॉफिट टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है, जितना भी सुपर प्रॉफिट हो रहा है उसका टोटल करके गुडविल का अमाउंट बता देगा। एन्युटी मेथड क्या कर रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? डिस्काउंटिंग करके
डिस्काउंटिंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देखता है कि भैया आज की टर्म्स में कितना फायदा मिलने वाला है, और वही गुडविल का अमाउंट होगा। सिंपल। चलिए, आया समझ में तुमको? आई थिंक समझ में आया होगा। तो ये गुडविल है। अगर आ जाए एग्जाम में गुडविल की कैलकुलेशन, है ना, कभी बड़ा क्वेश्चन आता है और गुडविल की कैलकुलेशन छोटी मोटी आ जाए, तो हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुश्किल नहीं है, छोटा सा है तरीका, अपने कोई ज्यादा बड़ा नहीं है कैलकुलेशन का। आ जाओ, अब क्या करें सर? तो मैंने तुमको गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट बता दिया है। सर कोई हिडन गुडविल भी है ना, वो आएगा भी, रुको। ठीक है, चलिए, ये गुडविल मैंने आपको बताया। अब हम बढ़ते हैं आगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। गुडविल हो गया, हाँ सर जी गुडविल हो गया है। अब क्या कर रहे हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवेल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? सर जब भी नया पार्टनर आएगा या पार्टनर रिटायर होगा, आगे चल के पढ़ेंगे, या डेथ होगी, तब हम हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करेंगे? रिवेल जरूर करेंगे। क्या करेंगे? रिवेल जरूर करेंगे। मतलब ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये एडमिशन में भी काम आएगा, सेम रिटायरमेंट में भी काम आएगा, और सेम डेथ में भी काम आएगा। ठीक है, ओके। तो रिटायरमेंट और डेथ में बोल दूंगा सेम एज एडमिशन। ठीक है, तो अभी ध्यान से पढ़ना। तो नया पार्टनर जब भी आएगा, इट बिकम्स नेसेसरी टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म टू देयर ट्रू एंड फेयर वैल्यू। ओके, ये जरूरी हो गया है कि भैया आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करें? रिवेल करें। मैंने बताया था ना वो जमीन वाला, कि 1 लाख रुपए की थी, अब वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की हो गई है। तो भैया वो जो नया पार्टनर ऑब्वियसली नई वाली कीमत के अकॉर्डिंग क्या करेगा? अपना कैपिटल लेके आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें अपनी एसेट और लायबिलिटीज को रिवेल करना होगा। दिस इज डन बिकॉज द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ एसेट मे बी चेंज। एसेट की वैल्यू तो चेंज हो सकती है। एक्चुअल वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द बुक वैल्यू। बुक में कुछ भी वैल्यू दिखा रखा होगा, एक्चुअल वैल्यू से अलग हो सकते हैं। New partner should not suffer because of the reduction in the value of asset, nor should be benefited by the increase in the value of asset. एसेट की वैल्यू अगर डाउन होगी, जितना बुक में शो कर रखा है, अगर उससे कम है, तो नया पार्टनर क्यों भैया लॉस बेयर करे उसमें? अगर एसेट की वैल्यू जितना बुक में शो कर रखा है उससे मार्केट में ज्यादा है, तो पुराने पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, उस नए पार्टनर को उसमें हिस्सा क्यों दे? तो उससे उसका फायदा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो ना तो किसी को फायदा हो, ना किसी को नुकसान हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा? रिवेल करना होगा। रिवेल करने पर क्या आएगा? सारी एसेट्स लायबिलिटी जो भी हैं उनका आपको रिवेल करना होगा। रिवेल करने पे या तो गेन आएगा नेट, या लॉस आएगा। उस प्रॉफिट या लॉस को आपको क्या करना होगा? डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। लॉजिक भी है भाई, अब तक का जो भी गेन या लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाना चाहिए। अब तक का जो भी गेन या लॉस है, चाहे वो किसी भी तरह का गेन या लॉस हो, अब तक जो तुमने कमाया प्रॉफिट, वो तुमने ओल्ड रेशियो में बांटा। तो भैया ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवेल करने का गेन लॉस है, वो भी अपने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना। ठीक है सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट P&L एडजस्टमेंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, या यूं कहूं P&L एडजस्टमेंट, कहीं कहीं नाम P&L एडजस्टमेंट भी आ जाता है इसका, आपको प्रिपेयर करना होगा। कैसे बनाएंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट? सर ना, बड़ा ही सिंपल है। जब किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, एसेट का नेचर क्या होता है? सर एसेट का नेचर होता है डेबिट बैलेंस। तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो और डेबिट करोगे ना? हाँ सर। तो आप क्या करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओके सर, अगर एसेट की वैल्यू डाउन हुई तो एसेट को क्रेडिट कर देना, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। सर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, अगर बढ़ी तो और क्रेडिट कर देना, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। कम हो रही है तो डेबिट करना, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओके, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अराइज हो गई, तो भैया नई लायबिलिटी बढ़ी ना, नई लायबिलिटी पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, अब करनी पड़ेगी, तो लायबिलिटी बढ़ गई। तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को क्रेडिट करना। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट अपनी बुक में शो कर रहे हो, पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अब करना चाह रहे हो, तो कोई ना, अब करोगे तो क्या होगा? एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो सिंपली एसेट की वैल्यू बढ़े तो डेबिट करना, कम हो तो क्रेडिट करना। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही हो, क्रेडिट करना, कम हो रही हो, डेबिट करना। दूसरी तरफ कौन आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मतलब कहने का मतलब है, जो काम करने में फायदा हुआ, एसेट की वैल्यू बढ़ी तो फायदा हुआ, लायबिलिटीज कम हुई तो फायदा हुआ, इधर रिकॉर्ड करना। और एसेट की वैल्यू डाउन हो गई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, तो डेबिट में रिकॉर्ड करना। अब ऐसा करने पर क्या आएगा? गेन, फायदा अगर ज्यादा रहा, किससे? नुकसान से। गेन अगर ज्यादा हुआ, किससे? लॉसेस से। तो जो गेन, नेट गेन होगा, वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर लॉस ज्यादा हुआ, नुकसान ज्यादा है फायदे से, तो भी पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा, इस तरफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन।
किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। आया चीज समझ में तुमको? हाँ सर आया समझ में। अब ऐसे केस में क्या होगा? क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी? बिल्कुल, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी। नाउ लिख सकते हो आप चाहो, नाउ इन बैलेंस शीट assets and liabilities are shown at revalued amount, at revalued amount। ओके, revalued amount पे आप शो करेंगे। नाउ इन बैलेंस शीट assets and liabilities are shown at revalued amount। डन, सिंपल। तो अगर मैं तुमको बताऊं, जैसे मान लो कि भाई तुम्हारी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर फिक्चर है, ठीक है, डेटर्स हैं और कैश है। स्टॉक भी रख दें क्या? चलो स्टॉक भी रख देते हैं। स्टॉक है और कैश है, ठीक है। इस तरफ कैपिटल है, ए है, बी है और लाइबिलिटीज के नाम पे क्रेडिटर्स है। प्लांट मशीनरी कितना? 5 लाख रुपए शोर है। फर्नीचर फिक्चर 2 लाख रुपए। डेटर्स 1 लाख के हैं। स्टॉक 50,000 का है और कैश कैश है, हम मान लेते हैं। अच्छा, स्टॉक को 80,000 का कर देते हैं। स्टॉक को कितना कर दें? 80,000 का कर दें क्या? स्टॉक 80,000 रुपए का है। 80,000 का, और कैश रख देते हैं 20,000। कितना आएगा टोटल? सर 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख और एक 8 लाख और एक 9 लाख। 9 लाख, ठीक है। उसमें से क्रेडिटर्स हम रख देते हैं मान लो 1 लाख के। बाकी जो 4 लाख है, बाकी जो 4 नहीं, बाकी जो 8 लाख है कैपिटल में, वो कैसा है? ए का कैपिटल 4 लाख और बी का कैपिटल भी 4 लाख, ठीक है। तो टोटल में 8 लाख का कैपिटल। डन, ये हो गया 9 लाख इन टोटल। अब आप क्या कर रहे हो? नए पार्टनर के आने पर आप क्या कर रहे हो? नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, बिल्कुल लेकर आएगा सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हेल्प क्या करेगा? आगे कॉन्ट्री करेगा, ठीक है, करेगा। तो कैपिटल कितना लेके आ रहा है? मान लेते हैं वो लेकर आ रहा है कितना लेकर है? 4 लाख के से वो जो जितना लाएगा अच्छी बात है। हम क्या कर रहे हैं? रिवेल कर रहे हैं। जो जितना लाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कितना लेकर आएगा अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। वो क्वेश्चन वाला हमको प्रोवाइड करके देता है, नहीं देगा तो कभी कभी वो बोलेगा कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से देख लेना, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर देख लेना। 1/3 हिस्से के लिए आ रहा है। तो अभी अगर मैं देखूं तब तो सर इनकी कैपिटल है 8 लाख, इनकी कैपिटल है 8 लाख। कितने हिस्से के लिए? 2/3 हिस्से के लिए। तो इंटू 2/3 का रिवर्स करता हूं, 3/2, 3/2। टोटल कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए नए पार्टनर आने पर? 12 लाख होनी चाहिए। ओके, और नए पार्टनर को हिस्सा कितना दे रहे हो? 1/3। तो उसके हिसाब से 12 लाख का 1/3 कितना होता है? 4 लाख। भाई एट प्रेजेंट सिनेरियो, जो न्यू पार्टनर है कौन? सी, कितना कैपिटल लेकर आएगा? कितना कैपिटल लेकर आएगा? सर देखो ऐसा है, 8 लाख ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है। इनका हिस्सा कितना है सर? अभी इक्वल था, अभी इक्वल था। और इस सी को कितने हिस्से के लिए लेकर आ रहे हो तुम? 1/3 हिस्से के लिए लेकर आ रहे हो। तो 1/3 के लिए लेकर आ रहे हो, कोई सिर्फ इतना लिखा है 1/3 के लिए लेकर आ रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर ये ए और बी इक्वल रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। जब केवल इतना सा दे रखा होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, केवल इतना सा लिखा हो कि भैया नया पार्टनर इतने हिस्से के लिए आ रहा है, इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो है, तो बराबर सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है।
ठीक है, उन दोनों का रेशियो क्या रहेगा सर, 1/3 इसका रहेगा तो बाकी बचा 2/3 उनका रहेगा। तो 8 लाख की कैपिटल कितने हिस्से के लिए, 2/3 के लिए। तो मैंने कहा अच्छा 2/3 का रिवर्स करो, तो उसके हिसाब से टोटल कैपिटल 12 लाख होनी चाहिए और 12 लाख में 1/3 नए पार्टनर का होना चाहिए। तो कितना सर, 4 लाख रुपए का होने चाहिए, सी कैपिटल होनी चाहिए कि भैया सी का कैपिटल कितना होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए अभी के सिनेरियो के हिसाब से। लेकिन मैं अगर कहूं कि भाई एक्चुअल में जो प्लांट मशीनरी है ना, प्लांट मशीनरी उसकी वैल्यू 5 लाख से ज्यादा है, कितनी 7 लाख है, 2 लाख रुपए से और बढ़ गई, बढ़ी हुई। आज हमने रिवेल किया और देखा प्लांट मशीनरी की वैल्यू तो हमारी मार्केट वैल्यू 7 लाख है। फर्नीचर फिक्चर इसका वैल्यू मैंने देखा, इसका वैल्यू 1 लाख से बढ़ा हुआ है, 1 लाख से बढ़ा हुआ है मार्केट वैल्यू। डेटर्स मैंने कहा डेटर्स डाउटफुल है, डेटर्स डाउटफुल है और लग रहा है कि 40,000 रुपए के डेटर पैसा डुबा देंगे, लग रहा है कि 40,000 रुपए के डेटर पैसा डुबा देंगे। स्टॉक का भी कोई खास हाल नहीं है, स्टॉक भी क्या है 80,000 का, लेकिन 20,000 डाउन कर लो, कुछ स्टॉक फालतू हो गया, खराब हो गया, टूट गया, फूट गया। कैश में कोई होगा नहीं, रिवेल ठीक है। क्रेडिटर्स में भी एक बार नहीं करते, क्रेडिटर्स में भी चेंज नहीं करते। ओके, कितना हुआ सर ये। अब इसके हिसाब से जब आप एसेट को रिवेल करेंगे तो जब रिवेल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे सर, हम ऐसा करेंगे कि जो फायदे वाली चीज है वो क्रेडिट में लिखेंगे। प्लांट मशीनरी 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी कितने से बढ़ गया, 2 लाख से बढ़ गया। फर्नीचर फिक्चर कितने से बढ़ गया सर, फर्नीचर एंड फिक्चर का वैल्यू 1 लाख से बढ़ गया। डेटर्स कितने से कम हो गए सर, डेटर्स 40,000 से कम हो गए, तो बना दो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स डायरेक्टली मत कम करना, क्या बना दोगे, प्रोविजन बनाओगे, हो सकता है डुबा दे पैसा, डुबाया नहीं अभी तक। 40,000 स्टॉक को कम कर दोगे कितने, 20,000 से, ये लो जी स्टॉक 20,000 से कम। अब नेट 11 सर, 3 लाख में से 60,000 हटा दो, 2,40,000 का फायदा रहा। उस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को आप क्या करेंगे सर, हम उस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को ए और बी में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल था, तो 2,60,000 को हम बराबर बराबर बांटेंगे तो 1,30 इनके हिस्सा आएगा, 2,60,000। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब ऐसा करने पर क्या होगा सर, अब ऐसा करने पर बैलेंस शीट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी ना, बिल्कुल बैलेंस शीट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसा, बैलेंस शीट क्या रहेगी सर, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी पहले 5 था, अब 2 लाख से बढ़कर कितना 7 लाख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। फिर उसके बाद फर्नीचर फिक्चर जो कि पहले कितना था सर, फर्नीचर फिक्चर पहले था 2 लाख, 1 लाख से बढ़ के 3 लाख हो जाएगा। 2 लाख था, 1 लाख से बढ़कर 3 लाख हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद डेटर्स, डेटर्स 1 लाख के थे, 40,000 का अगर मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं तो नेट मेरे डेटर्स 60,000 के रहेंगे। स्टॉक 80,000 का था, 20,000 से वैल्यू डाउन हो रही है तो अब 60,000 की रह जाएगी, 60,000 की, 60,000 की रह जाएगी। कैश 20,000, कैश 20,000। ओके, तो अब बैलेंस शीट में रिवेल करने के बाद एसेट्स क्या होंगी, रिवैल्यूड अमाउंट पे शो हो रही है, 7 लाख है, 3 लाख है, 60,000 है, 60,000 है और 20,000 है। कितना, 1,14,000 या 11,40,000 सर, 11,40,000। ओके, कैपिटल में क्या शो होगा, कैपिटल में ए, ए का कैपिटल पहले कितना था सर, ए का कैपिटल 4 लाख था, रिवोल्यूशन का गेन 1,30 ऐड कर दोगे तो 4 लाख और 1,30 कितना, 5,30। ऐसे ही बी के अंदर भी, बी में भी 4 लाख थी पहले कैपिटल, अब 1,30 का गेन ट्रांसफर हो जाएगा तो 5,30। ओके, और क्रेडिटर्स में मैंने कोई चेंज नहीं किया, क्रेडिटर्स वही 1 लाख के, 5 5 10 और एक 11 11 लाख, कुछ गड़बड़ है क्या
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मैंने गलत बांटा है। ये देखो, यहां पर 3 लाख में से अगर 60,000 लेस होगा तो 240 बचेगा, और 240 अगर बचेगा तो बटेगा कितना? एक 20, एक 20, एक 20, एक 20, 1,20,000, 1,20,000। तो उसके हिसाब से जो कैपिटल होगा वो कितना होगा? 5,20,000, 5,20,000। ओके, एक 20, एक 20, 5,20, 5,20, डन। टोटल कितना? 5, 5, 10, 11, 11,40,000, 11,40,000, डन। तो अब बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी रिवाइज्ड वैल्यू पे, रिवैल्यूड अमाउंट पे शो होंगी, और कैपिटल भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अब सोचो, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, अगर देखा जाए तो सी का कैपिटल क्या रहेगा? सी कितना कैपिटल लेकर आएगा? तो इसके हिसाब से तो 5,20 और 5,20 दोनों का कैपिटल बनता है 10,40,000। कितने हिस्से के लिए सर? 2/3 के लिए। कितने के लिए सर? 2/3 के लिए। तो उसको रिवर्स करेंगे 3/2, और नया पार्टनर आ रहा है 1/3 के लिए। तो 10,40,000 इंटू 3/2, फर्म का टोटल कैपिटल 15,60,000 होगा, और 15,60,000 का 1/3 5,20,000। तो सी कितना कैपिटल लेकर आएगा? 5,20,000 रुपए लेकर आएगा। कितना? 5,20,000 रुपए लेकर आएगा। डन। ओके सर, 5,20,000 रुपए लेकर आएगा, और गुडविल का पैसा जो लेकर आएगा वो अलग। गुडविल का पैसा जो लेकर आएगा वो अलग, ठीक है ना? गुडविल यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है। 5,20,000 कैपिटल के लेके आएगा। अच्छा, गुडविल कैश में नहीं लेके आएगा तो हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे। कैश में नहीं लेके आएगा तो हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे। ठीक है, चलिए, डन है क्या? बिल्कुल सर। समझ में आया तुमको? हाँ सर, आई होप तुमको समझ में आया होगा ना। चलो, अब क्या करें? तो समझ में आया रिवेल करना कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, कैपिटल बदल गया यार। कैपिटल पहले कितना था? 4 लाख मंगवा रहे थे प्रेजेंट सिनेरियो पे, लेकिन जैसे ही रिवेल किया, रिवेल करने पर गेन हुआ, इससे ए और बी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली रिवेल करने, ये जो गेन का असली हकदार है वो कौन है? ओल्ड पार्टनर्स है, तो उनकी कैपिटल बढ़ा दी। अब इसके बेसिस पर अगर सी का कैपिटल देखा जाए तो 5,20,000 रुपए लेकर आएगा। ऐसे ही तो देखा जाता होगा कि भैया नए पार्टनर से कितना कैपिटल मंगवाए वगैरह। ठीक है, हाँ, गुडविल का हिस्सा अलग से लेकर आएगा, क्योंकि जैसे ही लेकर आएगा वो तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। मान लो गुडविल का हिस्सा बनता है 50,000, तो 25,000 25,000 हम आपस में बांट लेंगे। कौन? ए और बी। ठीक है, डन। नाउ समटाइम्स पार्टनर्स वांट टू रिटेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू पे रहे, मतलब रिवेल करना चाहते हैं, लेकिन रिवेल के बाद बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना चाहते। ऐसे केस में आपको क्या करना होगा? मेमोरेंडम रिवेल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ रिवेल्यूशन। मतलब वो रिवेल का इफेक्ट तो देना चाहते हैं, बट बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड अमाउंट पे शो नहीं करना चाहते। ओके, दैट मींस रिवैल्यूएशन का इफेक्ट कैपिटल पर देना चाहते हैं, बट बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड अमाउंट पर शो नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों? कोई भी रीजन हो सकता है। हम नहीं दिखाना चाहते ट्रू वैल्यू, हम नहीं दिखाना चाहते
ट्रू वैल्यू, ठीक है जी। तो इफेक्ट देना है, लेकिन रिवैल्यूड अमाउंट को अपने को क्या करना है, एसेट और लायबिलिटी से रिवैल्यूड अमाउंट को बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको रिवोल्यूशन अकाउंट को दो पार्ट में बांटना। पहले तो इसका नाम ही मेमोरेंडम रिवोल्यूशन कर देना और दो पार्ट में बांटना, जिसका फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है, ये आपका नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये आपके डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ये क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको रिवील करने पर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ये पता चल जाए। काम वैसे ही करना, सेम एसेट अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है, नुकसान होता है, तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन टू एसेट। फायदा हुआ लाइबिलिटी कम होने पर, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन। नुकसान हुआ लाइबिलिटी बढ़ने पर, तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन टू लाइबिलिटी। सेम वैसे ऊपर वाला जैसे ही, बस वहां पर हम क्या करते थे, जो प्रॉफिट आता था वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देते थे, या लॉस आता था तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देते थे। यहां पर बस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब ये वाला पार्ट, जो सेकंड पार्ट है, एंट्री आपको केवल इसके लिए पास करना है, एंट्री ओनली फॉर दिस, एंट्री टू बी पास्ड ओनली फॉर दिस। एंट्री केवल इसके लिए आपको पास करना है, एंट्री टू बी पास ओनली फॉर दिस। क्या करोगे, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, अगर प्रॉफिट हुआ, अगर मैं प्रॉफिट का सिनेरियो लेकर चल रहा हूं, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या करोगे, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में गेन को बांटना है, बांट देना। साथ ही साथ आपको, सर ये तो हम काम पहले भी कर रहे थे ना, हाँ क्या पहले भी कर रहे थे, एक नया काम करना है। क्या करना है तुमको, क्या करना, ये जो गेन हुआ था उसको वापस रिवर्स करना है, न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में, न्यू पार्टनर्स कैपिटल में न्यू रेशियो में। ओके, वापस रिवर्स कर देना। सर इससे क्या होगा, इंपैक्ट जो भी आएगा वो क्या कर दिया जाएगा, इससे आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू अपनी ओल्ड वैल्यू पे ही शो कर पाएंगे। अच्छा सर, तो पहले ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट करना, फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में वापस उसे रिवर्स कर देना। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं जो हम कर रहे थे, इफ वी डू नॉट want to present assets and liabilities at revalued amount, अगर हम नहीं चाहते कि revalued अमाउंट पर शो हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, जिसमें क्या होगा, दो पार्ट में बनेगा, दो पार्ट में बनेगा। पहले प्लांट मशीनरी की वैल्यू बढ़ी थी, तो प्लांट मशीनरी की वैल्यू बढ़ा दो। कितने से बढ़ी थी प्लांट मशीनरी की वैल्यू, सर प्लांट मशीनरी की वैल्यू 2 लाख से बढ़ी थी। फर्नीचर फिटिंग्स की वैल्यू 1 लाख से बढ़ी थी। और डेटर्स पे प्रोविजन आपने बनाया था 40,000 का। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 20,000 से डाउन हो गई। फिर आपने प्रॉफिट को बांट दिया था, बट पहले पार्ट में आप प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे, सिंपल लिख देना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इन टोटल 2,40,000, 2,40,000, दैट्स इट। और अब सेकेंड पार्ट में इसको बांटना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ए और बी, एक 20, एक 20। ओके, फिर एक काम और स्पेशल क्या करना है, वो स्पेशल काम आपको ये करना है कि इसे न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में वापस रिवर्स कर देना है, ए बी और सी।
न्यू रेशियो क्या 1:1:1। तो एक 2:40 को अगर मैं बराबर बांटूं तो 80 80 और 80। ओके, 80 80 और 80। सी की कैपिटल कम हो गई 80,000 से। नाउ समझ में आए वाली चीज तुमको। यहां पर तो क्या हो रहा था, जो प्रॉफिट आया था वो हमने 2:40 का उसे ए और बी में ट्रांसफर कर दिया 1:20, दैट्स इट। और बैलेंस शीट में क्या कर दी, इससे उनकी कैपिटल को बढ़ा दिया। और एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी रिवैल्यूड अमाउंट पर हमने शो कर दिया है, रिवैल्यूड अमाउंट पर हमने शो कर दिया है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना रहे हैं और जो भी गेन था उसे क्या किया, जो भी गेन था उसे पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटा, लेकिन वापस क्या कर दिया, न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में उसे रिवर्स कर दिया। अब बैलेंस शीट कैसा बनेगा वो देखो, अब बैलेंस शीट कैसा बनेगा वो देखो। बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में तुम एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करोगे, उनकी ओल्ड वैल्यू पे ही शो करोगे। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को 5 लाख पे ही शो करना है, 7 लाख पे नहीं करना। फर्नीचर फिक्चर को 2 लाख पे ही शो करना है, 2 लाख का ही था ना, 2 लाख का ही था आई थिंक, 2+1 करके 3 पे लेकर आए थे तुम। बिल्कुल 2+1 नहीं करना, 2 लाख पे ही शो करना। डेटर को 1 लाख पे और स्टॉक को 80,000 पे। फर्नीचर फिक्चर्स को 2 लाख पे ही शो करना। डेटर में से 40,000 लेस मत करना, 1 लाख पे ही शो करना। स्टॉक को 80,000 का था, 80,000 पे ही शो करना, -20,000 मत करना। कैश कितना था, 20,000। ओके, कैश कितना था, 20,000। ठीक है, ओके। टोटल देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, और 8 और 9, ये 9 लाख है, समझना ठीक है। और बैलेंस शीट में यहां पर क्या होगा, कैपिटल ए बी, और यहां पर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने, 1 लाख। और ए और बी का कैपिटल क्या रहेगा सर, ए और बी का कैपिटल पहले था 4 लाख 4 लाख। तो 4 लाख में क्या होगा, 1:20 तो ऐड होगा और 80,000 माइनस हो जाएगा। ओके, तो 4 लाख में 1:20 तो ऐड होगा और 80,000 माइनस हो जाएगा। कितना होगा सर, 4,40,000 हो जाएगा फिर तो। 4,40,000, 4,40,000। ओके, तो सर मैच तो नहीं हुआ, मेरा मैच हो जाएगा 440, 440 और 1 लाख कितना होता है, 980, 9,80,000, 9,80,000। और सी का कैपिटल क्या है, सी का कैपिटल डेबिट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर सी का कैपिटल डेबिट हुआ है, कितने से, 80,000 से। तो सी का कैपिटल डेबिट कर दो 80,000 से, डन। सी का कैपिटल कितने से डेबिट कर दो, 80,000, 80,000 से। ओके सर, इस तरीके से बैलेंस शीट बनेगा। अब सी जो कैपिटल लेकर आएगा, सी जो कैपिटल लेके आएगा, मान लो वो सी लेके आता है कितना, सर सी लेके आता है 5,20,000 रुपए, 5,20,000 रुपए, क्योंकि 10,40,000 के हिसाब से देखा था अपन ने। 5,20,000 लेकर आएगा ना वो, तो 80,000, 5,20,000 में से उसका जो डेबिट बैलेंस चल रहा है 80,000, वो सेटल होकर उसका कैपिटल भी 440 शो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसका कैपिटल भी 4,40,000 शो हो जाएगा। जैसे ही वो 5,20,000 रुपए लेकर आएगा, ये 80,000 नेगेटिव खत्म हो जाएगा और सी की कैपिटल यहाँ पर 440 शो हो जाएगी, 4,40,000 शो हो जाएगी। अभी आया समझ में तुमको कि भैया हमको कैसे करना है, हाँ सर समझ में आ गया। तो न्यू कैपिटल तो डिसाइड हम इस तरीके से ही करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रॉपर वैल्यू पे लेके आके कैपिटल देखा, उनका एक्चुअल वैल्यू कितना है कैपिटल का, उसके हिसाब से हमने हिसाब लगा लिया कि भैया सी को कितना कैपिटल लेकर आना है। अगर रिवेल करके रिवेल्यूड अमाउंट पे नहीं भी शो करना चाहते तो टारगेट वही रखना, कैपिटल कितना लेके आना, 520। सी की कैपिटल ऑलरेडी आप 80,000 से डेबिट कर चुके हो, तो अब नेट कैपिटल सी का क्या रहेगा, 4,40,000 रहेगा जब वो पैसा लेकर आ जाएगा। ठीक है, जब वो पैसा लेकर आ जाएगा, डन। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो क्या तुम रिवेल समझ गए क्या, क्या तुम रिवेल करना समझ गए क्या, बोलूं। हाँ सर, अब हम रिवेल समझ गए, तो क्या करें, क्वेश्चंस रिवेल का एक है, चलो एक क्वेश्चन कर लें रिवेल का, बिल्कुल।
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ आशीष एंड मनीष हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 और 1/3। 2/3 और 1/3 में क्या बांट रहे हैं? अच्छा, जिसको भी थोड़ा ट्रिकी लगा हो ना, एक से ज्यादा बार इसको देख लेना। रिवोल्यूशन का जो मैंने आपको समझाया है टॉपिक, वो एक से ज्यादा बार देख लेना, ठीक है। चलो देखो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मैंने पूरा थीम एक एग्जांपल से तुमको समझा दिया। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ आशीष मनीष हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 और 1/3। 2:1 की रेशियो बांट रहे हैं। कैश, डेटा, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग है, क्रेडिटर्स है, आशीष मनीष का कैपिटल भी है। 1 अप्रैल को उन्होंने एडमिट किया चंदू को। चंदू क्या कर रहा है? वॉज टू बी गिवन 1/3 इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट में 1/3 हिस्सा दिया जा रहा है। उनका था 2/3 और 1/3, अब इसमें से 1/3 दे रहे हैं। 1/3 कौन कितना दे रहा है पता नहीं, कुछ नहीं बोलेगा तो हम मानेंगे 2:1 के रेशियो में दे रहे हैं। अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया जा रहा है। वॉज टू ब्रिंग 15,000 कैपिटल का लेके आएगा और 6,000 रुपए गुडविल का लेके आएगा। ठीक है, 15,000 कैपिटल का और 6,000 रुपए गुडविल का। क्यों? क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट में हम उसको हिस्सा दे रहे हैं, तो गुडविल का भी पैसा लेकर आएगा। स्टॉक और गुडविल हम बैलेंस शीट में दिखाते नहीं है ना, इसलिए वो पैसा अलग से लेकर आ रहे हैं। ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक और प्लांट मशीनरी का वैल्यू 10% से कम हो गया। अच्छा, स्टॉक बीजा का 10% 2,000 और प्लांट मशीनरी भी 10%, तो 3,500 रुपए से कम हो गया। फिर बोला डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बना देना, तो 9,700 का 5% कितना होता है? 485। बना देंगे सर 485 का प्रोविजन। बोला बिल्डिंग को 20% से बढ़ा देना। बिल्डिंग ये रही 50,000 का 20% होता है 10,000, बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद क्या किया? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वर्थ कितना? 1,400 रुपए, 1,400। नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट। सर ये तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया है। नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया। वर टू टेकन इनटू अकाउंट, लेकर आना है तो लेके आएंगे। एसेट की वैल्यू बढ़ गई 1,400 से। अब बैलेंस शीट में एक नया एसेट आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट। कितने का? 1,400 रुपए का। ठीक है। अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो गुडविल का हिस्सा मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, वो विड्रॉ कर लेंगे, मतलब कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे। सिंपली कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे। सिंपली कैपिटल क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। ओके, डन। कितना करेंगे? वो गुडविल का अमाउंट कर बराबर। देखेंगे गुडविल का अमाउंट कितना आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, प्रिपेयर करना है। रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? भाई नया पार्टनर लेकर आ रहा है, कैपिटल आपको गिवन है, गुडविल आपको गिवन है। गुडविल आप बांट देंगे। ठीक है जी, गुडविल हम बांट देंगे किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइस रेशियो पता करना पड़ेगा। मुझे पता है, मुझे कैलकुलेट करने की हालांकि जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल जब इतना सा लिखा होता है नया पार्टनर इतने हिस्से के लिए आया है, तो भैया ओल्ड रेशियो इनका सैक्रिफाइस रेशियो होता है। गुडविल बांट दिया जाएगा, बिल्कुल। रिवेल कर लिया जाए, बिल्कुल। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लीजिए और रिवोल्यूशन गेन पता कर दीजिए। ये आपकी एक तरीके से वर्किंग नोट का पार्ट भी होगा, और अगर क्वेश्चन वाला बोल रहा है तो आपके आंसर का पार्ट भी होगा। नहीं बोलेगा तब भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए रिवोल्यूशन गेन जरूरी है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट बना लें। कुछ वर्किंग नोट अगर हमको देने हो? नहीं, कुछ नहीं दिया। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट कैसा बनेगा ये मैंने लिख रखा है। देखो, जो जो फायदे वाली बात है सब एसेट्स में एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स में नहीं था। बिल्डिंग बढ़ी है बस एक, और इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। 2 आइटम, बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड होगा। तो क्रेडिट साइड में, रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में 2 चीजों को रिकॉर्ड करना है, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट। तो बाय बिल्डिंग 10,000, बाय बिल्डिंग 10,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,400, जो अनरिकॉर्डेड था रिकॉर्ड कर लिया। बाकी वैल्यू डाउन हुआ क्या क्या? डेटर्स, तो उसके लिए प्रोविजन बना देना 485 का, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 485। और उसके बाद स्टॉक और प्लांट मशीनरी की वैल्यू कम करनी है 2,000 और 3,500 से। स्टॉक 2,000 और प्लांट मशीनरी 3,500। अच्छा, रिवेल बोला है, इसका मतलब बैलेंस शीट में क्या शो होगा? रीवैल्यूड अमाउंट शो होगी। रीवैल्यूड अमाउंट शो होगी किसकी? ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वरना वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बोलता, या फिर ऐसा बोलता कि सिंपली एसेट्स और लायबिलिटीज को अपने ओल्ड वैल्यूज पर ही, प्रेजेंट वैल्यू पर ही शो करना है, ना कि रिवैल्यूड अमाउंट। कुछ ना कुछ तो हिंट देता।
तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट है, ठीक है। अब जो भी आपको फायदा हुआ 11,400 में से हम लेस करते हैं 2,000, हम लेस कर देते हैं 35,000 और हम लेस कर देते हैं 485, 26085 आ रहा है। कुछ गड़बड़ गया, कुछ गड़बड़ है। 11,400 माइनस 2,000 माइनस 3,500 माइनस 485, हाँ 5415, 5415 आ रहा है, ठीक है जी। कितना आ रहा है? 5,415, 5,415। इस 5,415 को मैं क्या करूंगा? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा, 2/3 और 1/3, 2/3 और 1/3। तो इसका 2/3, इसका 1/3, कितना होगा? इनटू या डिवाइड बाय 3 किया, यह आया 1805, और इंटू 2 किया, यह आया 3610। डन हो गया। 3610 और 1805 कितना हो गया? 5,415 हो गया। ओके, रिवॉल्यूशन अकाउंट तो बन गया। अब बैलेंस शीट में जब भी बनेगा बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, डेटर, तो उसका रिवाइज अमाउंट दिखाना। इवन कैपिटल भी आपने क्या कर दिया? आशीष और मनीष की कैपिटल को बढ़ा दिया, तो इन सब का इम्पैक्ट आपको देना पड़ेगा सर, इन सब का इम्पैक्ट देना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लोज हो चुका है, रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लोज हो चुका है, लेकिन ये जितना भी अंदर लिखा है ना, उन सब का इफेक्ट तुमको बैलेंस शीट में देना पड़ेगा, ठीक है। अब बनाना है कैपिटल, तो कैपिटल की शुरुआत किससे होगी? सर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है बैलेंस शीट में? देखो आशीष मनीष 30,000 20,000, ओके। कैपिटल अकाउंट कॉलमर फॉर्म में बनेगा, और कैपिटल अकाउंट में भैया बढ़ाने वाले आइटम, कैपिटल को बढ़ाने वाले आइटम क्रेडिट साइड में, और कैपिटल को कम करने वाले आइटम डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कितना बताया? 30 और 20 ना, आशीष मनीष कितना? 30 और 20, टोटल में 50, ओके। नया पार्टनर आया तो क्या लेकर आया? सर नया पार्टनर आया तो कैपिटल लेकर आया ना, चंदा नहीं चंदू कर दिया मैंने इसको, चंदू, ठीक है, चंदू। नया पार्टनर आया, कैपिटल लेकर आया, कितनी लेकर आया? 15,000 रुपए। तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू चंदूज कैपिटल। तो मैंने कहा भैया कितना? 15,000 रुपए कैश अकाउंट डेबिट टू चंदूज कैपिटल। एक तो ये कर दिया, या मैं तो कहूँ इससे पहले क्या कर लेना, जितना अभी का मामला है वो निपटा लो। क्या करना होता है आपको? बैलेंस शीट में कोई रिजर्व एंड सरप्लस, अभी आएगा नया टॉपिक वो बताऊंगा। बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस होगा, उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। ऐसा कोई रिजर्व एंड सरप्लस था ही नहीं, ओके। अब तक के जितने भी गेन लॉसेज है उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट लो। तो रिवेल को बांटा अपन ने, तो रिवोल्यूशन गेन आशीष और मनीष, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आशीष और मनीष, कैपिटल बढ़ गया ना, तो आशीष और मनीष की कैपिटल बढ़ा दो बाय रिवोल्यूशन गेन 3610 और 1805, 1805 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ठीक है जी। अब और तो कुछ नहीं था, नहीं और कुछ नहीं था। चंदू लेकर आया, बिल्कुल चंदू 15,000 लेकर आया। फिर क्या हुआ सर? 15,000 उसके भी लेकर आया है, गुडविल के भी। मैं कहा अच्छा गुडविल का एंट्री क्या करोगे? सर गुडविल के लिए 6,000 लेकर आया ना, एंट्री फॉर गुडविल क्या रहेगा? अगर मैं देखूं जो लेकर आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितना? 6,000 रुपए। और क्या करोगे? इस गोल्ड, ये जो अमाउंट लेकर आया है, क्यों लेकर आया? ताकि जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको उसका कंपनसेट किया जा सके। सैक्रिफाइस किसने किया? आशीष और मनीष ने, आशीष और मनीष ने। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है इनका? सर ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा, तो 2/3 और 1/3। तो ये जो 6,000 रुपए गुडविल के आए हैं वो 2/3 और 1/3 में बढ़ जाएंगे। तो 6,000 डिवाइडेड बाय क्या करता हूं? 3, 2,000 इसका और 2/3 इसका, 4,000 इसका, 2/3 और 1/3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या करना, जो गुडविल का अमाउंट मिला है
उससे क्या करूंगा, आशीष और मनीष के क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा 4000 और 2000, या आशीष के 4000 और ये मनीष के 2000। ओके, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन वाला कह रहा है कि भैया ये जो गुडविल का अमाउंट है वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ कर रहे हैं तो सिंपली कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं 4000 2000, तो उससे इनका कैपिटल कम हो जाएगा। तो कैपिटल टू कैश, फर्म क्या कर रही है, उनको पैसा दे रही है, गुडविल का पैसा जो फर्म में आया था वो आशीष और मनीष को दे रही है, विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि वो पैसा। डन। ओके, नाउ टू बैलेंस कैरिड डाउन क्या रहेगा, 37,610 में से 4000 हटाया तो 33,610, 23,805 में से 2000 हटाया तो 21,805, 21,805। 15,000 में से कुछ हटाने को था नहीं, 15,000 इसकी कैपिटल रह गई है। नाउ अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा देखो, कैश था सबसे पहले 1200, कैश कहाँ का इफेक्ट हुआ देखो सर, 1200 था, फिर कैपिटल के नाम पे आया 1200 था, कैपिटल के नाम पे आया कितना 15,000, और जो गुडविल का पैसा आया ना वो तो उन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया, गुडविल का पैसा आया था 6,000 रुपए, गुडविल का पैसा आया था 6,000 रुपए, लेकिन ये उन्होंने क्या कर लिया, वापस विड्रॉ कर लिया, मतलब उतना कैपिटल उन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया, तो 6,000 वापस कम भी हो गया, तो कितना होगा सर, आप दिखाना चाहे तो पूरा दिखा सकते हैं, 1200 प्लस 15,000 प्लस, दिखाना चाहते हो? हाँ सर, तो यहां दिखा देता हूँ, 1200 प्लस 15,000 आए प्लस 6,000 गुडविल के भी आए, लेकिन वो जो 6,000 आए ना वो उन्होंने कैपिटल विड्रॉ भी कर लिया, तो फर्म से चले भी गए, नेट क्या रहा 16,200, 16,200। डेटर्स का क्या सीन है, डेटर्स का सर, डेटर्स के लिए ना प्रोविजन बनाया गया था, डेटर्स थे कितने के 9700 थे आई थिंक, और 485 का प्रोविजन, 9700 और 485 का प्रोविजन, याद है ना, बैलेंस शीट में प्रोविजन क्या करते हैं, किसी भी एसेट के लिए बनाया जाता है तो एसेट में से माइनस करते हुए शो कर देते हैं, 485 माइनस किया 9215, 9215। ओके, देन स्टॉक, स्टॉक का क्या सीन है, स्टॉक अभी बैलेंस शीट में कितना था, 20,000 था, माइनस 2,000 करेंगे तो 18,000 आ जाएगा, 20,000 माइनस 2,000 18,000, 20,000 पे था, लेकिन रिवेल करने पर क्या हो गया, नुकसान हुआ, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। इन्वेस्टमेंट 1,400 रुपए पर शो करना था अपने को, बिल्कुल। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 का था, 3500 से कम हो गया तो 31,500 पे शो हो जाएगा। बिल्डिंग 50,000 का था, 10,000 से बढ़कर 60,000 का हो जाएगा, तो जितना भी रिवोल्यूशन का इफेक्ट है वो आपने प्रोवाइड किया। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंज था क्या, क्रेडिटर्स थे कितने के सर, क्रेडिटर्स थे 65,900 के, कोई चेंज, नो, ठीक है 65,900 का। कैपिटल कितना, आशीष मनीष और चंदू का ये रहा, अब ओपनिंग बैलेंस शीट में देखने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग हम देख लेंगे, 33,610, 33,610, मनीष का 21,805 और चंदू का कितना 15,000। किस बेसिस पे कैपिटल लेके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। 33,610 प्लस 21,805, अगले ने बोला 15,000 लेके आया तो बस 15,000 लेके आया, 70,415। हम थोड़ा ना कैपिटल को एडजस्ट कर रहे, नहीं, क्वेश्चन वाला बोल ही नहीं रहा कि आप कैपिटल को एडजस्ट करो, जितना लेकर आया ठीक है। 70,415 में से चंदू का हिस्सा कितना, 15,000 रुपए। डन। ओके, क्योंकि जरूरी थोड़ी कैपिटल के बेसिस पे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है, नहीं, आपके एफर्ट्स पे भी हो सकता है कि भी आपके एफर्ट्स हम लोग बराबर बांटेंगे, कैपिटल किसी की भी कम ज्यादा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी किसी की कम हो सकती है, कभी किसी की ज्यादा हो सकती है, ठीक है। कैपिटल जितना लगाओगे उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, मान लेना, ठीक है, तो उससे मैटर नहीं करता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना बराबर रहेगा। ओके, डन। चलिए, हो गया सर, मुश्किल था क्या, नहीं, रिवेल किया, रिवेल का गेन पार्टनर्स में बांट दिया, ठीक है, और गुडविल जो लेकर आया वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया गया है, जो गुडविल लेके आया उसका वो पोर्शन आपने विड्रॉ भी कर लिया, तो टू कैश कर दिया, उनकी कैपिटल कम कर दी गई है, और फिर हमने बैलेंस शीट बना दी, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ
ऐसे ही बात करते हैं अकाउंटिंग किसका, रिजर्व्स की बात करते हैं। रिजर्व्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस। सर अगर एडमिशन के टाइम पे आपकी बैलेंस शीट में किसी भी तरह का कोई रिजर्व शो कर रहा है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L का बैलेंस कोई शो कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। मैंने कहा ना, अब तक के प्रॉफिट और लॉसेस, अभी तक के जो भी रेशियो आपने उसमें बढ़ जाएंगे। तो जो भी रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व हुआ, रिजर्व फंड हुआ, ठीक है, जनरल रिजर्व हुआ, रिजर्व फंड हुआ, P&L का क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्या करना, उन सबको डेबिट कर देना, क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट करके खत्म कर दोगे और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, सिंपल। सर अगर लॉसेस हुए तो मैं कहा लॉसेस का भी सेम ट्रीटमेंट होगा। कोई P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऐसे फिक्टिशियस आइटम पड़े, तो बस इसके लिए आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देना, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स है, आज नहीं तो कल राइट ऑफ तो होनी है, तो इसके लिए आप अपने क्या कर दोगे, कैपिटल को कम कर दोगे। ये ऐसी एसेट हैं जो फर्जी हैं या लॉसेज हैं, उससे भी कैपिटल कम हो जानी है, ठीक है जी, डन। तो ये मान लेना ये एसेट्स राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हुआ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, ये राइट ऑफ हो गया, और P&L का जो लॉस है उसको हमने क्या कर दिया, एडजस्टेड टू कैपिटल, लॉस एडजस्टेड टू कैपिटल, कैपिटल कम हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो प्रॉफिट हुआ तब भी और लॉसेज रहे हैं तब भी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज और बता देता हूं, इसमें भी एक पैटर्न चलता है क्या, अब ऐसा करोगे ना, ऐसा करोगे तो क्या होगा, ऐसा करोगे तो क्या होगा, नाउ नाउ इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस will be shown at revised value, at revised value। इसका मतलब अगर आपने बांट लिए हैं तो भैया वो शो नहीं होंगे, अगर आपने बांट लिए हैं तो अब वो शो नहीं होंगे। कैपिटल क्या हो जाएगा, एडजस्टेड शो हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस आप बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस विल नॉट बी शोन, ऐसा लिख दें क्या, रिवाइज वैल्यू की बजाय विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, क्योंकि आपने जो थे वो बांट लिए ना, तो रिवाइज वैल्यू का तो कोई सेंस ही नहीं, विल नॉट बी शोन, ऐसा लिख दो, ज्यादा बढ़िया लगेगा। Now reserve and surplus will not be shown. Now in balance sheet reserve and surplus will not be shown. Simple. ऐसे ही कोई लॉसेस वगैरह है, उसको भी अगर आपने राइट ऑफ कर दिया है तो बैलेंस शीट में क्या करोगे, इन बैलेंस शीट लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट विल नॉट बी शोन, है ना, ये लॉसेस ही है और कुछ नहीं है, विल नॉट बी शोन, ये शो नहीं होंगी, ठीक है, ओके, ये शो नहीं हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है ये, सिंपली एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं ये, विल नॉट बी शोन, ये शो नहीं होंगी, ओके। लेकिन आप चाहते हो कि मैं, है ना, यहां से साइड से इनसे हटके बताऊं कि भैया मैं, है ना, अभी भी शो करना चाहता हूं, मैं अभी भी क्या करना चाहता हूं, रिजर्व एंड सरप्लस और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को बैलेंस शीट में शो करना चाहता हूं, तो क्या होगा, नोट, नोट लगा के लिख देना, या फिर आप चाहो तो नीचे जगह हो तो नीचे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां अगर कम जगह है, क्या, इफ रिजर्व एंड सरप्लस और लॉसेस, accumulated losses
आर टू बी शोन इन बैलेंस शीट। अगर आप उसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो भी नेट इंपैक्ट होगा, जो भी टोटल अमाउंट है रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह इन सब का, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एंट्री पास करना होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या करना होगा, आपको एंट्री पास करना होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ओके, या फिर मैं तो कहूं इससे एक और बढ़िया तरीका है जो अक्सर हम फॉलो करते हैं। अगर आप शो नहीं कर अभी भी शो करना चाहते हैं तो एक काम करना, क्या करेंगे, पहले तो आप क्या करना, जैसे रिजर्व्स वगैरह हैं तो आप क्या करोगे, जितने भी रिजर्व्स वगैरह हैं उन्हें आप क्या करना, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लसेस हैं उन्हें पहले आप क्या करना, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बांट देना। और फिर आप क्या करना, न्यू पार्टनर्स में, न्यू रेशियो में वापस रिजर्व्स को क्रिएट कर देना, टू रिजर्व एंड सरप्लसेस, टू रिजर्व एंड सरप्लसेस। आपको वापस बैलेंस शीट में शो करने तो कोई बात नहीं, क्रेडिट कर देंगे, हम वापस कर देंगे, इसके लिए न्यू पार्टनर्स, न्यू कैपिटल को वापस डेबिट कर देना। इसका नेट रिजल्ट वही रहेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेट रिजल्ट वही रहेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बट ये बेटर है, रिजर्व एंड सरप्लस के मामले में मैं ये जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये वाला बेटर है, ये वाला इजी पड़ता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बजाय रिजर्व एंड सरप्लस को जो तुमने बांटा है, ठीक है ना, बांटा तो है ही, ठीक है ना। अब अगर क्या करोगे, यहां पे लिख सकते हो, इफ हम चाहते हैं, इफ रिजर्व एंड सरप्लस आर टू बी शोन इन बैलेंस शीट, ये लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप चाहते हो कि बैलेंस शीट में शो करो तो आपको एक वन मोर एंट्री, ये जो किया है वो तो ठीक है, एक और एंट्री आपको पास करना होगा, क्या, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट न्यू रेशियो में, टू रिजर्व एंड सरप्लसेस, टू रिजर्व एंड सरप्लसेस, ये एंट्री पास कर देना, जरा बढ़िया, ठीक है। जो एंट्री किया है वो तो अच्छी बात है, उसके साथ एक और कर देना। ऐसे मैं यहां पर भी लिख देता हूँ यही चीज, ना कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग बस बता दिया तुमको, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग भी हो सकता है, कभी तुमको दिख जाए तो है ना, ऐसा मत बोलना ये तुमको सिखाया ही नहीं था। तो अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो, अगेन वन मोर एंट्री लिख देना, वन मोर एंट्री, if reserve accumulated losses, if accumulated losses are to be shown in the balance sheet, अगर आप इनको बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं वापस से तो क्या करना होगा, वन मोर एंट्री, क्या करना पड़ेगा, ये हटा देता हूं सारा, वन मोर एंट्री मतलब जो लॉसेस आपने हटाए हैं, राइट ऑफ किए हैं, उनको वापस क्या कर लोगे, वापस बुक में शो कर दोगे। वैसे एक बात बताऊं तुमको, जनरली क्या होता है, लॉसेस को हम, कोई भी इंसान कोई भी क्वेश्चन में है ना वापस शो करेगा ही नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस तो कोई भी शो करना चाहेगा लेकिन लॉसेस को शो नहीं करना चाहेगा, तो मैं तो कह रहा हूं आप पढ़ो ही मत इस चीज को, पढ़ो ही मत। कौन दिखाना चाहेगा लॉसेस को वापस, कभी क्वेश्चन मैंने ऐसा कभी देखा भी नहीं है कि वो लॉसेस के लिए कहेगा कि हम इसको बैलेंस शीट में वापस शो करना चाहते हैं, नहीं। बनाने वाला तो ऐसे खैर कुछ भी बना देगा, बट नहीं करना, दिमाग ही मत लगाओ अपने, तो जितना है केवल उसी को पढ़ो, जितना है केवल उसी को पढ़ो, ठीक है। बट हाँ, अल्टीमेटली गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही रहेगा। जैसे वो नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा नहीं लेके आता है कैश में, तो हम क्या करते थे, कैश में लेके आएगा तो क्या करेंगे, उसका कैपिटल उतना अमाउंट से डेबिट कर देंगे, गेनिंग पार्टनर है वो, डेबिट कर दो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो वही रूल यहाँ पे लगा दिया, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो या तो ये कर देना कि
पहले रिजर्व्स को, जैसे रिजर्व्स है, अगर आप रिजर्व और सरप्लस बैलेंस शीट में देखते हैं, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, रिजर्व और सरप्लस अगर आप बैलेंस शीट में देखते हैं तो पहले तो आप क्या करना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना। अब अगर ऐसा करते हो तो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लसेस क्या होंगे, शो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिजर्व एंड सरप्लस को बैलेंस शीट में शो करें तो एक और एंट्री पास कर देना, क्या, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी था, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल, जो भी था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट न्यू रेशियो में। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, बस एक एंट्री और पास कर देना। अच्छा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह है तो उनको क्या कर देना, राइट ऑफ कर देना उनके ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस, इसके लिए जनरली क्वेश्चन कभी वापस नहीं कहेगा कि बैलेंस शीट में हम शो करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा सर करना चाहेंगे तो रिवर्स कर देना ना, पीएनएल डेबिट करना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट करना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट कर देना टू न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, सिंपल। ओके, नाउ सम स्पेसिफिक रिजर्व्स like a workman compensation reserve हुआ, investment fluctuation reserve हुआ, are prepared to meet the future obligation। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं जो आपकी फ्यूचर लाइबिलिटी को मीट आउट करने के लिए बनाए गए हैं। वर्कमैन कंपनसेट करना हुआ तो उनको रिजर्व बनाया गया। इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन होता है, आए दिन वोलेटाइल रहता है मार्केट, तो उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया गया। का अमाउंट इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल ऑब्लिगेशन, का एक्चुअल ऑब्लिगेशन से ऊपर जो भी अमाउंट है वो आपके ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मान लो कोई बैलेंस पड़ा था आपके 10,000 रुपए का, कितने का, 10,000 का। आपकी जितनी लाइबिलिटी, मान लो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 6,000 रुपए, मान लो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 6,000 रुपए, तो लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देना लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और बाकी जितना भी रिजर्व है वो सब आपका ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। सिंपल, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है सेम। मान लो कितना है, मान लो 15,000 है। 15,000 में से इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू डाउन करनी है वो आपको करनी है केवल 10,000 से, तो बाकी 5,000 क्या करना, बाकी 5,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना, सिंपल। अच्छा सर आसान है ये तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई 10,000 से और बाकी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट हो गया, क्योंकि रिजर्व देखते ही, रिजर्व देखा नहीं कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, रिजर्व देखा नहीं कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हाँ, लेकिन रिजर्व में से अगर पहले कोई लाइबिलिटी है तो वो लाइबिलिटी में ट्रांसफर करना। रिजर्व में का कोई पोर्शन अगर लाइबिलिटी है या उससे एसेट की वैल्यू को डाउन करना है, लाइबिलिटी है या एसेट की वैल्यू को डाउन करना है, तो पहले वो कर लो, रिमेनिंग क्या होगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्चुअल लाइबिलिटी ज्यादा हो रिजर्व के बैलेंस से, तो क्या करोगे? मैं कहा अगर ऐसा केस हुआ, जैसे कंपनसेशन रिजर्व है 10,000, कंपनसेशन रिजर्व है 10,000, लाइबिलिटी आ गई 12,000, तो अब इसको कैसे डील करोगे? मैं कहा जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ओके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर देना 10,000। ओके, फिर क्या करना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट किया 10,000, सर लाइबिलिटी तो 12,000 की है, लाइबिलिटी तो 12,000 की है, तो टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन लिख देते ना, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ओके, हटाओ कुछ, हटता कुछ है, हाँ ओके कोई ना, हैवी हो गया ना फाइल, तुम्हारा दिमाग तो हैवी नहीं हो गया इसकी तरह। एक बार फिर से रिकॉल कर लेना, गो थ्रू कर लोगे ना पूरा ऊपर से लास्ट तक, है ना, स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो सारा समझ में आएगा। तो 10,000 रिजर्व तो खत्म हो गए, ऊपर से लाइबिलिटी आ गई 12,000 की, तो सर 2,00,000 से लाइबिलिटी और बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ती है तो आप क्या करते हो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अराइज हो गई, तो रिवेल्यूशन में डेबिट करोगे कि नहीं करोगे? बस जितना रिजर्व था उसने सपोर्ट कर दिया, बाकी रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट कर देना। ओके, सेम ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000 है, बट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 से डाउन हो गई, तो जितना तुमने रिजर्व बना रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना बना रखा है उतना अमाउंट से तो तुम रिजर्व को डेबिट कर दो। ओके, लेकिन तुमको पता है कि तुमको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना डाउन करना है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन हो गया है 18,000 से 18,000 से, तो 15,000 तो रिजर्व से सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी 3,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन करनी है। तो किसी एसेट की वैल्यू डाउन करनी होती तो आप क्या करते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज करते हो कि नहीं करते? बिल्कुल करते सर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देना, कितना, 3,000, डन हो गया। चलिए, तो ये भी हम समझ गए हैं। तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। हमने गुडविल देखा, हमने रिवैल्यूएशन देखा, और हमने रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट देखा। ठीक है, मैं एक बार गो थ्रू करवा दूं सारा आपको कि सर अगर गुडविल की बात आई, तो कहा गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम पहले देख चुके थे। गुडविल अगर वो प्राइवेटली देता है तो कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो कैश में लेके आता है तो पहले ही कैश में लाए चाहे नहीं लाए, सबसे पहले तो बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर देना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में। फिर क्या करना, कैश में लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उनके क्रेडिट कर देना। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की क्रेडिट कर देना, बैंक टू गुडविल, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब अगर वो, जैसे आशीष मनीष का क्वेश्चन था, वो कैश विड्रॉ करके लेके गए, गुडविल का जितना अमाउंट आया उनके अकाउंट में, जितना आपने क्रेडिट किया वो विड्रॉ कर लिया, तो ठीक है, सिंपली कैपिटल विड्रॉ की एंट्री कर देना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। नाउ अगर वो कैश में नहीं लेकर आता गुडविल का हिस्सा, बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करना है, कैश में नहीं लेके आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री पास करना पड़ेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब उतना अमाउंट से आपको क्या करना है, नए वाले पार्टनर की कैपिटल क्या कर देनी है, कम कर देनी है, और टू वो पोर्शन जितना रिलेट कर रहा है गुडविल का सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के क्रेडिट कर देना है। सिंपल, नहीं लेके आया भाई, मत लेके आया, तेरी कैपिटल कम कर देंगे, डन। बट हम लोग तो अपने में वो गुडविल का हिस्सा बांटेंगे ही बांटेंगे। आगे देखते हैं, रिवेल करते हो अगर एसेट्स को, तो भैया जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा या रिटायर होगा, डेथ होगा, आगे भी काम आएगा वाली चीज, तो रिटायरमेंट और डेथ के केस में भी जब भी ये ऐसा कोई भी चीज आती है तो भैया हम हमारी एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रू वैल्यू पे शो करेंगे, है ना, उनका ट्रू वैल्यूएशन करेंगे, शो करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, ट्रू वैल्यूएशन जरूर करेंगे। और ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर हम हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड अमाउंट पे ही शो करना चाहते हैं तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जो एसेट बढ़ गई, एसेट टू रिवैल्यूएशन कम हो गई, रिवैल्यूएशन टू एसेट, लायबिलिटी बढ़ गई, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। ओके, जो भी गेन आया ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा, लॉस आया तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ऐसा करने पर एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में अब रिवैल्यूड अमाउंट पे शो होगी, कैपिटल भी इस रिवैल्यूएशन गेन के कारण इंक्रीज हो गई होगी, और रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो कैपिटल कम हो गया होगा। ओके, अब हम चाहते हैं कि नहीं जी, हम तो हमारी एसेट और लायबिलिटीज को एग्जिस्टिंग वैल्यू पे ही शो करें, रिवैल्यूड अमाउंट पे शो ना करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है सर, इसका फर्स्ट पार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के जैसा होगा, और जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो हम फाइंड आउट कर देंगे। प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट के नीचे पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना, और फिर ऑपोजिट साइड में न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में वापस रिवर्स कर देना, न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में वापस रिवर्स कर देना। प्रॉपर एग्जांपल लेके मैंने समझाया था, उसको देखना एक बार। ओके, इससे क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट, ये तो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है नहीं, एसेट्स और लायबिलिटीज अभी भी पुरानी वाली अमाउंट पे शो होता रहेगा, लेकिन हाँ कैपिटल जरूर एडजस्ट हो जाएगी। पहले गेन की वजह से ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बंटेगा, और फिर उसी गेन को न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में वापस रिवर्स कर दिया जाएगा। ओके, डन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रिजर्व्स। रिजर्व्स अगर हैं तो अगर बैलेंस शीट में आपको कहीं रिजर्व्स दिख जाए तो रिजर्व्स को उठा के ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला कहता है कि नहीं जी, हम तो रिजर्व्स को अभी भी बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, तो कोई ना एक और एंट्री मार देना, क्या, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व एंड सरप्लस। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। क्या लॉसेस वगैरह है तो भी उठा के क्या कर देना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना। इसके लिए जनरली क्वेश्चन वापस रिवर्स करने को नहीं बोलेगा। कुछ स्पेसिफिक रिजर्व जिनके लिए क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके लिए आप लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी आप जितना मानते हैं कि भैया इतना लायबिलिटी, रिजर्व का इतना पोर्शन लायबिलिटी है तो ठीक है वो लायबिलिटी है, बाकी सब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना। ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन हुआ है उतना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन करके बाकी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना। स्पेशल केस क्या था कि भैया रिजर्व से ज्यादा लायबिलिटी अराइज हो गई, कोई ना जी रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। रिजर्व से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई, कोई ना जी रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये आज की क्लास का क्रक्स था। ठीक है,
तो इसी के साथ हम आज की क्लास कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगेन जो बचा हुआ पोर्शन है एडमिशन का वो पढ़ के एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।